बेनामी संपत्ति कानून के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए जब कोई शख्स दूसरे के नाम से संपत्ति खरीदता है तो इसे बेनामी संपत्ति कहते हैं। दूसरा, बेनामी संपत्ति कानून को अंतिम बार 1988 में संशोधित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी को लेकर जालौन से एक मामला सामने आया है, जिसके बेनामी संपत्ति होने की आशंका जताई गई है। इसीलिए ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी जांच करेगी। बता दें कि अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए जब कोई शख्स दूसरे के नाम से संपत्ति खरीदता है तो इसे बेनामी संपत्ति कहते हैं। कहने को तो वो प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति के नाम से होती है, लेकिन असल में उस संपत्ति पर कब्जा किसी और का होता है। आमतौर पर ऐसी संपत्ति काले धन या आमदनी के दिखाए जाने वाले सोर्स के बाहर से खरीदी जाती है। बेनामी संपत्ति कानून 2016 यानी 1988 में नहीं 2016 में इसको लास्ट बार संशोधित किया गया था। तो इसके अनुसार बेनामी संपत्ति की लेन देन के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 से 7 साल तक के कैद की सजा हो सकती है। इसमें अर्थदंड भी लगाया जा सकता है, यानी फाइन भी लगाया जा सकता है, पेनाल्टी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा केस स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य केस, बी चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य केस, सी गोलखनाथ बनाम पंजाब सरकार केस, अथवा ऑप्शन डी देहरादून खदान केस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये देहरादून खदान केस से संबंधित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 दिसंबर यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर कहा कि स्वच्छ पर्यावरण हम सबका मूल अधिकार है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ वातावरण में जीवन जीने के अधिकार को पहली बार उस समय मान्यता दी गई थी जब रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम राज्य AIR 1988 SC 2187, जिसे देहरादून खदान केस के नाम से जाना जाता है, इसमें सबसे पहले इसका जिक्र आया था। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। यह भारत में अपनी तरह का पहला मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण व पर्यावरण संतुलन संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में खनन यानी गैर कानूनी खनन की बात हो रही है, इसको रोकने के निर्देश दिए थे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार अगली पीढ़ी को धूम्रपान से बचाने के लिए टोबैको लॉ यानी तंबाकू कानून पारित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी अमेरिका, सी न्यूजीलैंड, अथवा डी फिनलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये न्यूजीलैंड ने पारित किया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। न्यूजीलैंड सरकार ने अगली पीढ़ी में स्मोकिंग अथवा धूम्रपान रोकने के लिए अपने देश में टोबैको लॉ पारित किया है। इस नए कानून को 2023 से लागू कर दिया जाएगा। इस कानून के तहत 1 जनवरी 2009 के बाद जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आजीवन स्मोकिंग प्रोडक्ट खरीदना प्रतिबंधित होगा। अगली पीढ़ी के लिए स्मोकिंग बैन करने के लिए कानून बनाने वाला ये दुनिया का पहला देश है न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। भारत कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास काजिन 2022 का आयोजन कहाँ होगा, यानी कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके विकल्प हैं ए उत्तराखंड, बी मेघालय, सी जम्मू कश्मीर, अथवा डी लद्दाख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये मेघालय में आयोजित किया जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास काजिन 2022 मेघालय के उमरोई में किया जाएगा। ये इस वार्षिक अभ्यास का 6वां संस्करण होगा। भारत और कजाकिस्तान के सेनाओं के बीच साल 2016 में प्रबल दोस्ती के नाम से सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया था। साल 2018 में इसका नाम बदलकर कांजिद कर दिया गया। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। भारत की सबसे लंबी एस्केप सुरंग जो कि अभी सुर्खियों में है, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारतीय रेलवे ने इंडो म्यांमार रेल लिंक परियोजना के तहत भारत की सबसे इस लंबी एस्केप सुरंग को बनाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दूसरा, ये एस्केप टनल
सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच बनाई गई है। यानी इसके एक तरफ सुंबर स्टेशन है, दूसरे तरफ खारी स्टेशन है। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक यानी USBRL प्रोजेक्ट के तहत कटरा बनिहाल सेक्शन पर भारत की सबसे लंबी एस्केप सुरंग बनाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह एस्केप टनल सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच बनाई गई है। घोड़े की नाल के आकार की सुरंग की लंबाई 12.89 किलोमीटर है। आपात स्थिति में बचाव कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए एस्केप टनल का निर्माण किया गया है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं। ए, ये बॉन्ड सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा जारी किए जाते हैं। बी, एक बॉन्ड का मूल्य 1 ग्राम सोने के बराबर होता है। सी, इस बॉन्ड पर बैंक से ऋण भी लिया जा सकता है। अथवा ऑप्शन डी, हालांकि ये भौतिक सोने में निवेश करने की तुलना में कम लाभकारी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया स्टेटमेंट सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं भैया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 से 23 दिसंबर 2022 से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB 2022-23 सीरीज 3 की अगली किश्त जारी करने की घोषणा की है। ये बॉन्ड सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। बता दें कि SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश करने का एक तरीका है। इस स्कीम में 1 ग्राम सोना खरीदकर निवेश की शुरुआत की जा सकती है, यानी एक बॉन्ड का मूल्य 1 ग्राम सोने के बराबर होता है। आप इस बॉन्ड पर बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। ये भौतिक सोने में निवेश करने के मुकाबले ज़्यादा लाभकारी है और निकासी पर सोने के बाजार भाव के आधार पर भुगतान होने से लाभ मिलता है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, यानी चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के लाल चने को GI टैग दिया गया है? आपके विकल्प हैं। ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, अथवा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी तेलंगाना। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तेलंगाना राज्य के तंदूर और उसके आसपास के वर्षा वाले क्षेत्रों में लाल चना बोया जाता है। हाल ही में इसे GI टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही तेलंगाना राज्य के GI टैग पंजीकृत उत्पादों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। लाल चना पोषक तत्वों से भरपूर होता है और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसमें लगभग 24% प्रोटीन होता है, जो कि अन्य अनाज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। कस्तूरी कॉटन ब्रांड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह पाकिस्तान के खास किस्म के कॉटन का एक ब्रांड है। दूसरा, पिछले साल भारत सरकार ने भी एक कस्तूरी इंडियन कॉटन ब्रांड बनाया था। आपके ऑप्शंस हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा बनाता है, पर अभी तक इसे इंटरनेशनल पहचान नहीं मिली है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले साल 2021 में कस्तूरी इंडियन कॉटन ब्रांड बनाया था और अब इसे दुनिया भर में पॉपुलराइज करने की, इसकी मार्केटिंग करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफ़ेदी, चमक दमक, कोमलता, शुद्धता, विशिष्टता और एक तरह से भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता है। कपास यानी कॉटन भारत की मुख्य व्यावसायिक फसलों में से एक है और लगभग 60 लाख किसानों की आजीविका इसी कपास की खेती पर निर्भर है। ये महाराष्ट्र वाले इलाके में ज़्यादा होता है। इतना ही नहीं, भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। यहाँ हर साल लगभग 60 लाख टन कपास, जो कि दुनिया का लगभग 23% है, इसका उत्पादन होता है और विश्व के कुल जैविक कपास का 51% उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI द्वारा मौसम एवं कपास फसल की स्थिति
और सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं से संबंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक मोबाइल ऐप कॉट एली को भी विकसित किया गया है। पाकिस्तान में ऐसा कस्तूरी नाम का कोई कॉटन ब्रांड नहीं है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सैन्य एक्सरसाइज सूर्य किरण 16 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत मलेशिया, बी भारत श्रीलंका, सी भारत नेपाल अथवा डी नेपाल श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जा रहा है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच सूर्य किरण 16 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। ये इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण है, जैसा कि आपने शुरुआत में ही जान लिया। इस साल इसका आयोजन नेपाल के सलझंडी में 16 से 29 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। भारत और नेपाल के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास 2011 से शुरू किया गया था। तब से बारी बारी से दोनों देशों में इसका आयोजन हर साल किया जा रहा है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में हनुक्का या हनुका सुर्खियों में रहा, ये क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए हरित शैवाल की एक प्रजाति है जो कि विलुप्त होने वाली है, विकल्प बी कछुए की एक प्रजाति है, ये भी विलुप्त होने वाली है, ऑप्शन सी यहूदियों का एक त्यौहार होता है ये, अथवा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है जो अभी सुर्खियों में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये यहूदियों का एक त्यौहार होता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हनुक्का एक 8 दिवसीय यहूदी पर्व है। इसे प्रकाश का महोत्सव भी कहा जाता है। हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक किस्लेव के 25वें दिन ये शुरू होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक नवंबर के लास्ट से दिसंबर के अंत तक किसी भी समय मनाया जा सकता है। इसे यहूदियों का क्रिसमस भी कहा जाता है। इसे दूसरी शताब्दी के समय यरूशलेम में दूसरे होली टेम्पल के पुनर्विकास के जश्न के रूप में मनाया जाता है। साल 2022 में ये पर्व 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मनाया जाएगा। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हनुक्का पर इजरायल के राष्ट्रपति को बधाई दी है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कतर में आयोजित हुए फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए दीपिका पादुकोण, बी एंजेलिना जॉली, सी सेलेना गोमेज अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी इसे दीपिका पादुकोण ने इसका अनावरण किया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण किया। इस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ, जिसमें अर्जेंटीना 4-2 के अंतर से जीत गया। आपको बता दें कि 36 साल बाद अर्जेंटीना ने फ्रांस को फीफा वर्ल्ड कप में हराया है। ये अर्जेंटीना का तीसरा फीफा वर्ल्ड कप खिताब है। इसके पहले साल 1978 और 1986 में अर्जेंटीना ने यह खिताब अपने नाम किया था। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किस एयरलाइंस ने जीता है? ये इसी साल की बात हो रही है। आपके ऑप्शंस हैं ए एयर इंडिया, बी विस्तारा, सी इंडिगो अथवा डी स्पाइस जेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये स्पाइस जेट है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में स्पाइस जेट एयरलाइंस को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड सेफ्टी मानकों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली एयरलाइंस को दिया जाता है। यह अवार्ड स्पाइस जेट को सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस प्रदर्शन और सुरक्षा के उचित उपायों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार GMR दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रोजेक्ट वाणी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस प्रोजेक्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु गूगल कंपनी की सहायता कर रहा है। दूसरा, इसका उद्देश्य यानी प्रोजेक्ट वाणी का उद्देश्य बेहतर AI मॉडल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाने के लिए अलग अलग भारतीय भाषाओं को कैप्चर करना है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं।
चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में गूगल फॉर इंडिया इवेंट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ये इस कार्यक्रम का 8वां संस्करण है। इस इवेंट की शुरुआत गूगल इंडिया प्रमुख संजय गुप्ता ने की। तमाम फीचर्स पर काम करने के अलावा गूगल एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट वाणी। इस प्रोजेक्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भी गूगल कंपनी की सहायता कर रहा है, जिसका उद्देश्य बेहतर एआई मॉडल बनाने के लिए अलग अलग भारतीय भाषाओं को कैप्चर करना है। इस प्रोजेक्ट से भारत के सभी 773 जिलों से ओपन सोर्स स्पीच डेटा को स्टोर और ट्रांसक्राइब किया जाएगा। इसके अलावा मल्टी सर्च नाम का एक नया फीचर भी आ रहा है जिससे यूजर इमेज और टेक्स्ट का इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे बेट्टा कुरुबा समुदाय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, बेट्टा कुरुबा समुदाय कर्नाटक के नीलगिरी का मूल निवासी है। दूसरा, हाल ही में कर्नाटक के बेट्टा कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर निकालने के लिए एक विधेयक लाया गया है जो कि लोकसभा में है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में कर्नाटक के कार्डू कुरुबा और बेट्टा कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए, न कि निकालने के लिए, यानी शामिल करने के लिए एक विधेयक लाया गया है। इस संशोधन विधेयक से संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन किया जाएगा। बता दें कि यह समुदाय पिछले 30 सालों से अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। यह समुदाय कर्नाटक के नीलगिरी का मूल निवासी है। बेट्टा कुरुबा का अर्थ है पहाड़ी चरवाहा। मुख्यतः ये भेड़ पालक समुदाय है। इन्हें केरल और तमिलनाडु में उराली कुरमान के नाम से जाना जाता है और अन्य राज्यों में तमाम अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में इसे धनगर बोलते हैं, गुजरात में रबारी या रायका, राजस्थान में देवासी और हरियाणा में गडरिया आदि। हालांकि आज़ादी के बाद इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 1977 में इन्हें इस सूची से निकालकर अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल कर दिया गया, जिस पर इन्होंने ऑब्जेक्शन किया और मौजूदा वक्त में ये पिछड़े वर्ग की श्रेणी में ही आते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में पुनौरा धाम समाचार पत्रों की सुर्खियों में था। ये कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश अथवा डी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये बिहार में मौजूद है। व्याख्या देख लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत बिहार के नालंदा और गया जिलों का चुनाव किया है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में लोकसभा में बताया कि इस योजना का उद्देश्य पर्यटक और गंतव्य स्थल केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम को विकास के लिए चिन्हित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर माता सीता का जन्म हुआ था। मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर, सीता कुंड नामक एक तालाब और एक हॉल है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? अभी बहुत ही चर्चा में था ये फीफा वर्ल्ड कप। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं ए लियोनेल मेसी, बी काइलियन एम्बाप्पे, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी एम्बाप्पे को दिया गया है ये गोल्डन बूट अवार्ड। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड फ्रांस की फुटबॉल टीम के कैप्टन काइलियन एम्बाप्पे को दिया गया है। आपको बता दें कि टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि फ्रांस फाइनल मुकाबला हार गई और अर्जेंटीना की टीम विजेता हुई। इसके अलावा अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड प्रदान किया गया है। गोल्डन बॉल अवार्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को दिया जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में 138D सुर्खियों में रहा, यह क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए
हरित शैवाल की एक प्रजाति, बी कछुए की एक ऐसी प्रजाति जो कि विलुप्त होने के कगार पे है, सी इसरो द्वारा बनाया गया एक नया टेलीस्कोप है ये, अथवा ऑप्शन डी वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया एक नया एक्सो प्लैनेट है जिसे बहिर्ग्रह कहते हैं हिंदी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये एक एक्सो प्लैनेट है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 2 एक्सो प्लैनेट्स केपलर 138c और केपलर 138d की खोज की है। ये दोनों तारे पृथ्वी से 218 प्रकाश वर्ष दूर हैं। प्रकाश वर्ष दूरी को मापने का एक मात्रक है। इन दोनों बहिर्ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1.5 गुना है। इनकी खासियत यह है कि इन तारों का आधे से अधिक भाग जल से बना हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इन पर वाटर एलिमेंट की उपस्थिति की कोई डायरेक्ट पुष्टि नहीं की है, लेकिन इन पर मिले पदार्थों के आधार पर इन्होंने ऐसा अंदेशा जाहिर किया है कि यह वाटर एलिमेंट है। केपलर 138c और केपलर 138d पर पाए जाने वाले पदार्थों का आकार और आणविक द्रव्यमान चट्टानों से हल्का है, लेकिन इनमें पाए जाने वाले तत्वों का आणविक भार हाइड्रोजन और हीलियम से अधिक है। इसी आधार पर खगोलविद इन एक्सोप्लैनेट्स पर वाटर एलिमेंट होने की बात कह रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि एक्सोप्लैनेट्स ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल से बाहर मौजूद होते हैं, स्थित होते हैं, अथवा सूर्य के अलावा किसी दूसरे तारे की परिक्रमा कर रहे होते हैं, लगाते हैं। हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए INS कलावरी, बी INS वागीर, सी INS वेला अथवा ऑप्शन डी INS करंज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी INS वागीर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत क्लास सबमरीन की 5वीं पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सौंप दी गई। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण किया जाना है। आपको बता दें कि इन पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा मुंबई में किया जा रहा है। इसके अलावा इन पनडुब्बियों के निर्माण में फ्रांस का मैसर्स नेवल ग्रुप भी सहायता प्रदान कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 पनडुब्बियों INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर का स्वदेशी निर्माण किया जाना था, जिसमें से 5 पनडुब्बियों को नौसेना को सौंपा जा चुका है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी हुए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर है? आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गोवा अथवा डी पुडुचेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी पुडुचेरी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया। इस सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पहले स्थान पर है। ये इस सूचकांक का पहला ही संस्करण है जिसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की पहल पर तैयार किया गया है। इस सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 में से 4 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान है। इस सूचकांक में पुडुचेरी के बाद क्रमशः लक्षद्वीप, गोवा और सिक्किम का स्थान है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 20 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 22 दिसंबर अथवा डी 19 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी 20 दिसंबर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में एकता का संदेश फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने साल 2005 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। दुनिया में अनेक जाति, धर्म, लिंग और नस्ल के लोग रहते हैं। इस दिवस के द्वारा लोगों को विविधता में एकता का सम्मान करने का संदेश दिया जाता है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रही क्रायोमैश तकनीक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह कोरल लार्वा को जमाने और स्टोर करने की एक नई विधि है। दूसरा, इससे कृत्रिम रूप से कोरल बनाया जा सकता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2,
सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। ग्रेट बैरियर रीफ पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने कोरल लार्वा को जमाने और स्टोर करने की एक नई विधि का परीक्षण करने में सफलता हासिल की है। क्रायोमेश नाम के इस तकनीक से कोरल लार्वा को -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जा सकेगा। इस नई मैच तकनीक का निर्माण अपेक्षाकृत कम लागत पर किया जा सकता है। दरअसल ग्रेट बैरियर रीफ का पिछले कुछ सालों से तेजी से क्षरण हो रहा था। ऐसे में क्रायोमेश एक ऐसी बेहतरीन तकनीक साबित हो सकती है जिससे वहां प्रवाल भित्तियों को बहाल करने, उन्हें सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। अर्नाला पोत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ए, इसे पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत परियोजना के तहत विकसित किया गया है। बी, इस पोत को गॉर्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने भारत नौसेना के लिए तैयार किया है। सी, इस पोत का नाम महाराष्ट्र के एक पक्षी के नाम पर रखा गया है जो काफी पवित्र माना जाता है लेकिन अब विलुप्त हो चुका है। अथवा ऑप्शन डी, अर्नाला श्रेणी के पोत भारतीय नौसेना के अभय श्रेणी के पोतों का स्थान लेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में दिया गया स्टेटमेंट गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत परियोजना, अंग्रेजी में कहें तो ASWSWC परियोजना के अंतर्गत निर्मित अर्नाला पोत का बीते 20 दिसंबर को चेन्नई में कटुपल्ली में जलावतरण किया गया। इस पोत को गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया है। इस पोत का अर्नाला नाम महाराष्ट्र के वसई से 13 किलोमीटर दूर एक अर्नाला द्वीप के नाम पर रखा गया है। यह नाम मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखा था। अर्नाला श्रेणी के पोत भारतीय नौसेना के अभय श्रेणी के पोतों का स्थान लेंगे। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके विकल्प हैं, ए CRPF, बी CISF, सी ITBP अथवा ऑप्शन डी असम राइफल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी असम राइफल्स। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में राज्यसभा में कई अहम मुद्दों पर जानकारी दी। उन्होंने 2019 से 21 तक जान गंवाने वाले CAPF और असम राइफल्स के जवानों के बारे में अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2019 से 21 के दौरान 177 CAPF और असम राइफल्स के जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। गौरतलब है कि असम राइफल्स देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जिसका गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से हुआ था और 1920 से ये असम राइफल्स के नाम से जाना जाने लगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो अभी हाल ही में सुर्खियों में चल रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं, ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु अथवा ऑप्शन डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तमिलनाडु। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रूस के राजकीय नाभिकीय ऊर्जा निगम रोसाटोम ने कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है। केंद्र सरकार ने आगे बताया कि TVS-2M ईंधन सामग्रियों नाभिकीय संयंत्र में प्रयुक्त न्यूक्लियर फ्यूल की पहली खेप रूस से मई-जून 2022 में प्राप्त हुई और उन्हें कुडनकुलम संयंत्र की इकाई 1 यानी यूनिट 1 में लगाया गया है जो संतोषजनक स्तर पर काम कर रही है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत में किस साल शुरू हुआ था? आपके विकल्प हैं, ए 2014, बी 2015, सी 2016 अथवा ऑप्शन डी 2017। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी 2014। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा बताया गया है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गाय अथवा भैंस अथवा सुअर, मुर्गी
और बकरी प्रजनन फार्मों और साइलेज बनाने वाली इकाइयों को क्रमशः 4 करोड़, 1 करोड़, 60 लाख, 50 लाख रुपए पर 50% सब्सिडी देने की योजना जारी है, जो पशुधन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साल 2014 में 2025 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय गोकुल योजना की शुरुआत की थी। पशुधन क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान के अलावा 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को आजीविका उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाता है। भारत दुग्ध उत्पादक देशों में दुनिया में अग्रणी है और साल 2021 में 8.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के 19.848 टन दूध का उत्पादन कर रहा है। भारत में चीनी उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट, वर्तमान में भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक देश है। दूसरा, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने कृषि निर्यात क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है। उन्होंने आगे बताया कि साल 2017-18 में कुल निर्यात 6.8 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर 2021-22 में 110 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी गन्ने की खेती की जाती है। साल 2021-22 के दौरान भारत में 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में कल्याणी फेरेस्टा सुर्खियों में रहा, ये क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए हरित शैवाल की एक प्रजाति, बी भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, सी इसरो द्वारा बनाया गया एक नया टेलीस्कोप, अथवा ऑप्शन डी वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया एक नया एक्सोप्लैनेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया। इस ग्रीन ब्रांड को पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह ने बनाया है। इस ब्रांड के आने से स्टील इंडस्ट्री में एक बेहतरीन बदलाव की उम्मीद है। आपको बता दें कि ग्रीन स्टील के निर्माण में जीवाश्म ईंधन या पेट्रोलियम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। स्टील इंडस्ट्री में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी और प्रदूषण में कमी आएगी। इसके अलावा भारत की शून्य कार्बन नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी ये ब्रांड सहायक होगा। साथ ही इसका एक अन्य लाभ ये भी होगा कि इस्पात उद्योग में लागत में कमी आ जाएगी, जिससे इस्पात उद्योगपतियों को भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, साहित्य अकादमी भाषा सम्मान उदयनाथ झा को दिया जाएगा इस बार। दूसरा, इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को 10 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और एक ताम्र पत्र दिया जाता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। हिंदी, अंग्रेजी समेत 23 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान उदयनाथ झा को दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य भाषाओं के लिए भी विभिन्न लेखकों और कवियों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। ये पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं समेत राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के तहत विजेताओं को 1 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और एक ताम्र पत्र दिया जाता है। इस साल 7 काव्य संकलनों, 6 उपन्यास, 2 शॉर्ट स्टोरीज और 3 नाटक समेत कई साहित्यिक रचनाओं को शामिल किया गया है।
बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ऑस्कर 2023 के लिए डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को नामित किया गया है? आपके विकल्प हैं ए द लास्ट फिल्म शो, बी नथिंग इज लॉस्ट, सी ऑल दैट ब्रीथ्स अथवा ऑप्शन डी द एलिफेंट विस्पर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी द एलिफेंट विस्पर्स। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ऑस्कर 2023 के लिए विभिन्न श्रेणी में भारत की 4 फिल्मों को शामिल किया गया है। द एलिफेंट विस्पर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के तहत और ऑल दैट ब्रीथ्स को डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। इसके अलावा फिल्म RRR और गुजराती फिल्म छेलो शो को भी ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अंतिम पंघल, बी साक्षी मलिक, सी गीता फोगाट अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। अंतिम पंघल के अलावा 4 अन्य देशों की महिला पहलवानों को इस पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। आपको बता दें कि इस साल अगस्त 2022 में अंतिम पंघल ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा उन्होंने अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। प्रसिद्ध समाजसेवी और स्वतंत्रता सेनानी बाबा आमटे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी आपको गलत कथन आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए इन्होंने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पित कर दिया, बी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी जुड़े थे, सी गांधी जी ने इन्हें अभय साधक की उपाधि प्रदान की थी और ऑप्शन डी इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी बी में दिया गया कथन गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बाबा आमटे एक स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवी थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र में हुआ था। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने कुछ दिन वकालत की और उसके बाद ये आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। गांधीवादी विचारों से प्रभावित होकर ये गांधी जी के अनुयायी बन गए। इनके आचरण से प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें अभय साधक की उपाधि प्रदान की थी। बाबा आमटे शुरुआत से ही दीन दुखियों की मदद करने में रुचि रखते थे और बाद में इसी को अपना पूरा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया। बाबा आमटे ने जीवन पर्यंत कुष्ठ रोगियों की सेवा की। इसके लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और गांधी शांति पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। कुष्ठ रोगियों की सेवा के अलावा वे वन्यजीव संरक्षण समेत अन्य सामाजिक कामों में भी काफी सक्रिय थे। 9 फरवरी 2008 को इनका देहांत हो गया। आज यानी 26 दिसंबर को इनकी जयंती है, इसीलिए इस प्रश्न को हमने शामिल कर लिया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को कौन से दिवस यानी किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ए वीर बाल दिवस, बी शहादत दिवस, सी बाल पराक्रम दिवस अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी वीर बाल दिवस। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन 9 जनवरी 2022 को घोषणा करते हुए कहा था कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिल्ली में इस दिवस को मनाने के लिए मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में लगभग 300 बाल कीर्तनियों द्वारा शब्द कीर्तन भी प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों, पेट्रोल पंपों, हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल प्रदर्शनियां भी लगाई गईं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। लोसर पर्व कहाँ मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए केरल, बी लद्दाख,
सी मेघालय अथवा ऑप्शन डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी लद्दाख में ये लोसर पर्व मनाया जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। लोसर पर्व लद्दाख में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। लद्दाख के लोग इसे नव वर्ष के आगमन के रूप में मनाते हैं। इस पर्व की शुरुआत हर तरफ रोशनी और खास तरह की सजावट से की जाती है। त्यौहार पर लोग अपने प्रियजनों को उपहार देते हैं। इसके अलावा इस त्यौहार पर बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए मेथो नाम का एक जुलूस भी निकाला जाता है। भारत के अलावा तिब्बत, नेपाल और भूटान में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। क्रांतिकारी उधम सिंह जी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला हत्याकांड से दुखी होकर वे क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। दूसरा, साल 1924 में वे गदर पार्टी में शामिल हुए थे। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उधम सिंह 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में पैदा हुए थे। इन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला हत्याकांड से दुखी होकर वे क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। साल 1924 में वे गदर पार्टी में शामिल हुए। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की कैक्सटन हॉल में एक बैठक में जनरल डायर के स्थान पर माइकल ओडायर की हत्या कर दी। गौरतलब है कि जनरल डायर ने ही रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग का आदेश दिया था। खैर, बाद में उधम सिंह को मौत की सजा सुनाई गई और 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटन विले जेल में भारत मां के इस वीर सपूत को फांसी दे दी गई। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। बम चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए, बम चक्रवात की घटना तब घटती है जब वायुदाब यकायक नीचे गिर जाता है। बी, जब तेजी से दो वायु राशियों के बीच दाबांतर बढ़ने लगता है तो इस प्रक्रिया को बॉम्बोजेनेसिस कहते हैं। सी, इस प्रक्रिया के तहत वायुदाब 24 घंटे के अंदर 30 मिलीबार या उससे अधिक स्तर तक नीचे गिर जाता है। अथवा ऑप्शन डी, ये चक्रवात आमतौर पर सर्दियों के महीने में आते हैं और भारी तबाही मचाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में दिया गया स्टेटमेंट गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका में बर्फीले तूफान से कम 34 लोगों की मौत हो गई है। कई जगहों पर बर्फबारी में लोगों के फंसे होने से मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। विशेषज्ञ अमेरिका और कनाडा में कहर बनकर टूट रहे इस तूफान को बम चक्रवात बता रहे हैं। बम चक्रवात की घटना तब घटती है जब वायुदाब यकायक नीचे गिर जाता है, जिससे आंधी, बर्फबारी और तेज बारिश के हालात बन जाते हैं। जब तेजी से दो वायु राशियों के बीच दाबांतर यानी प्रेशर डिफरेंस बढ़ने लगता है तो इस प्रक्रिया को बॉम्बोजेनेसिस कहते हैं। इस बॉम्बोजेनेसिस प्रक्रिया के तहत वायुदाब 24 घंटे के अंदर 24 मिलीबार या उससे अधिक स्तर तक नीचे गिर जाता है। मिलीबार प्रेशर मेजर करने की एक यूनिट है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। ये चक्रवात आमतौर पर सर्दियों के महीने में आते हैं और भारी तबाही मचाते हैं। हाल ही में किस संस्थान को सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, IRCTC, बी, UIDAI, सी, NASSCOM अथवा ऑप्शन डी, NTPC। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी UIDAI। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में UIDAI को सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के लिए बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। UIDAI का पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर के नाम से प्रसिद्ध ये पुरस्कार डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी DSCI द्वारा प्रदान किया जाता है।
आपको बता दें कि DSCI भारत में डेटा सुरक्षा के लिए एक प्रमुख निकाय है। इस निकाय की स्थापना नैस्कॉम ने साल 2008 में की थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सितिवेनी राबुका को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं A आयरलैंड, B नाइजीरिया, C फिजी अथवा ऑप्शन D स्वीडन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C यानी फिजी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में सितिवेनी राबुका को फिजी का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। प्रधानमंत्री के तौर पर यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। इसके पहले भी वे साल 1992 से 1999 तक फिजी के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे इस देश के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। बात भारत और फिजी के आपसी संबंधों की करें तो दोनों देशों के बीच 135 वर्षों से ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। इसके अलावा साल 1970 में दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध भी स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? दरअसल ये शैल चित्र अभी सुर्खियों में, इसीलिए इस प्रश्न को हमने शामिल कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं स्टेटमेंट की ओर। इनमें से कुछ स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जोड़ा गया है, यानी टेंटेटिव लिस्ट में। दूसरा, भारत में सबसे बड़ा शैलचित्र रत्नागिरी जिले के बारसू में है। आपके विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, इनकरेक्ट है। क्यों गलत है इसके लिए चलिए बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के बारसू गांव में एक तेल रिफाइनरी के लिए प्रस्तावित साइट यानी स्थल विवाद के केंद्र में आ गया है। दरअसल ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगर इस गांव में तेल रिफाइनरी खोला गया तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राचीन शैलचित्रों को नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक रत्नागिरी जिले के बारसू गांव के शैल कला यानी रॉक आर्ट और शैल चित्र यानी पेट्रोग्लिफ्स अनुमानित तौर पर 20,000 साल पुराने हैं और राज्य पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भी जोड़ा गया है। गौरतलब है कि भारत में सबसे बड़ा शैलचित्र रत्नागिरी जिले के कशेली में है। ये 18 बाई 13 मीटर के हाथी की एक आकृति है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में बार हेडेड गूज सुर्खियों में रहा, ये क्या है? आपके ऑप्शंस हैं A पक्षी की एक प्रजाति है, B जानवर की एक प्रजाति है, C ये एक वैश्विक NGO है अथवा ऑप्शन D प्रशांत महासागर में आने वाला एक तूफान है जो इस समय अमेरिका में तबाही मचा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A यानी ये एक पक्षी है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बार हेडेड गूज एक प्रवासी पक्षी है जो सर्दियों में भारत के लगभग सभी भागों में प्रवास के लिए आता है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। ये करीब 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है। इस पक्षी की गर्दन और सिर का रंग सफ़ेद, शरीर के बाकी हिस्सों का रंग दूधिया ग्रे, चोंच और पंजों का रंग गहरा पीला होता है। बार हेडेड गूज का वैज्ञानिक नाम अंसर इंडिकस है। बार हेडेड गूज मध्य एशिया में पर्वतीय झीलों के पास हजारों की कॉलोनियों में और दक्षिण एशिया में सर्दियों में यानी मौजूदा वक्त में वर्तमान में प्रायद्वीपीय भारत के रूप में दक्षिण में प्रजनन करता है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, दुनिया भर में 28 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। दूसरा, 7 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। आपके विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों अथवा D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D यानी दोनों कथन गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया भर में आज यानी 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया अब तक कोरोना जैसी भयानक महामारी से जूझ रही है। ऐसी हालातों को देखते हुए 7 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी की रोकथाम, तत्परता और सहयोग पर जोर देने के लिए इस दिन की घोषणा की थी। कई देशों में इस दिन को सिर्फ कोरोना महामारी को रोकने के लिए ही नहीं बल्कि
भविष्य में किसी भी महामारी से लड़ने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन विभिन्न राष्ट्रों को एक साथ आने और संभावित महामारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। धनु यात्रा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये उत्सव साल 1847 में शुरू किया गया था। दूसरा, साल 2014 में केंद्रीय संस्कृति विभाग 11 दिवसीय इस धनु यात्रा को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दे चुकी है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है। चलिए देख लेते हैं व्याख्या को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से धनु यात्रा शुरू होने पर सभी को बधाई दी है। दरअसल ओडिशा में आयोजित होने वाले मशहूर धनु यात्रा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और खास बात यह है कि साल 1947-48 में देश की आज़ादी के उपलक्ष्य में शुरू किए गए इस महोत्सव को इस बार 75 साल पूरे हो जाएंगे। साल 2014 में केंद्रीय संस्कृति विभाग 11 दिवसीय इस धनु यात्रा को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दे चुकी है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया जा चुका है। आपको बता दें कि ये खुले स्थान पर मनाया जाने वाला एक वार्षिक नाट्य आधारित उत्सव है जो भगवान कृष्ण और उनके राक्षस मामा राजा कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित है। इसे ओडिशा के बारगढ़ शहर और उसके आसपास के इलाकों में मनाया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक संघीय जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा NIA एक्ट 2008 के माध्यम से की गई थी। दूसरा, देश के किसी राज्य विशेष में किसी मामले की जांच के संबंध में इसे राज्य सरकार के विशेष परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। NIA केरल में प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़े नेताओं के 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के बारे में आपको बताएं तो ये एक संघीय जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए साल 2009 में NIA एक्ट 2008 के तहत किया गया था। NIA के पास समवर्ती अधिकार क्षेत्र है जिससे इसे देश के किसी भी भाग में आतंकवादी हमले की जांच पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके जांच के दायरे में देश की प्रभुसत्ता एवं अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले हमले, बम विस्फोट, हवाई जहाज और समुद्री जहाज और परमाणु संस्थानों पर किए जाने वाले हमले शामिल हैं। आतंकवादी हमलों के अलावा जाली मुद्रा, मानव तस्करी, ड्रग्स या मादक पदार्थ, संगठित अपराध, जबरन धन वसूलने आदि से संबंधित अपराध भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बढ़ता है तीसरे प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, ये संस्था संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करती है। बी, अभी मौजूदा वक्त में ये संस्था दिल्ली में स्थित है। सी, यह सरकार और उसके संगठनों के रिकॉर्ड अपने पास रखती है और इसे संरक्षित करने का काम करती है। अथवा ऑप्शन डी, सभी केंद्रीय मंत्रालय अपने 25 वर्ष से ज़्यादा पुराने रिकॉर्ड NAI को सौंपने के लिए बाध्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में एक खबर आई है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी NAI के पास 1962, 1965 और 1971 के युद्धों और यहाँ तक कि कृषि सुधारों के महत्वपूर्ण दौर यानी हरित क्रांति के कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बता दें कि 1891 में स्थापित NAI एक ऐसी संस्था है जो संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करती है। अभी वर्तमान में ये दिल्ली में स्थित है। यह सरकार और उसके संगठनों के रिकॉर्ड अपने पास रखती है और इसे संरक्षित करने का काम करती है। ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को छोड़कर सभी पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स को स्टोर करने का काम करती है। सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम 1993 के मुताबिक सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को अपने 25 वर्ष से ज़्यादा पुराने रिकॉर्ड को NAI को सौंपना होता है। हालांकि सरकारी विभाग या मंत्रालय क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को सौंपने के लिए बाध्य नहीं है और कौन सी इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड है ये निर्णय भी संबंधित मंत्रालय या विभाग ही लेता है। क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो सेंसिटिव माने जाते हैं और जिनको पब्लिकली पब्लिश नहीं किया जा सकता।
बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय ने हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी नई योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमृत भारत स्टेशन, बी स्वच्छ स्टेशन योजना, सी स्टेशन कायाकल्प योजना अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी अमृत भारत स्टेशन। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की है। अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। ये योजना स्टेशन की आवश्यकताओं और संरक्षण के अनुसार दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार करने और उसके कार्यान्वयन पर आधारित है। इस योजना के तहत देश के सभी स्टेशनों पर यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर यानी NMMS ऐप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति लेने की यानी रियल टाइम अटेंडेंस लेने की परमिशन देता है। दूसरा, इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा साल 2021 में लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर ऐप के द्वारा 20 या उससे अधिक श्रमिकों वाले कार्यस्थल पर उनकी वास्तविक उपस्थिति दर्ज की जाती है। इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा साल 2021 में नागरिक निरीक्षण को बढ़ाने, योजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने और उनकी उचित निगरानी के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जेलियांगग्रांग यूनाइटेड फ्रंट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये मणिपुर में सक्रिय एक अलगाववादी नागा समूह है। दूसरा, हाल ही में इसने भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार की पहल पर एक दशक से भी अधिक समय से सक्रिय उग्रवादी संगठन जेलियांगग्रांग यूनाइटेड फ्रंट के साथ 27 दिसंबर को दिल्ली में ऑपरेशन समाप्ति शांति समझौता हुआ। ये समझौता मणिपुर में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। बता दें कि जेलियांगग्रांग यूनाइटेड फ्रंट की स्थापना साल 2011 में हुई थी। ये संगठन मणिपुर, असम और नागालैंड में जेलियांगग्रांग नागा जनजातियों के हितों की रक्षा का दावा करता है। इसका उद्देश्य मणिपुर, असम और नागालैंड में जेलियांगग्रांग नागा जनजाति के क्षेत्र को शामिल करते हुए भारतीय संघ के भीतर एक जेलियांगग्रांग राज्य बनाना है। दक्षिण एशिया आतंकवाद पोर्टल यानी SATP इस संगठन को मणिपुर में 13 सक्रिय विद्रोही समूहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध करता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मांगदेछू जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन देशों से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए भूटान और भारत, बी भूटान और चीन, सी भारत और नेपाल अथवा ऑप्शन डी भारत और म्यांमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी भूटान और भारत से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। अगस्त 2019 में शुरू की गई 720 मेगावाट की इस मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को भारत और भूटान सहयोग से 7 साल के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है, जिसे अब भूटान में ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन यानी DGPC को सौंप दिया गया है। ये एक नदी परियोजना है और भूटान के ट्रोंगसा जिले में स्थित है। भारत ने भूटान को 70% ऋण और 30% अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया है इस प्रोजेक्ट को। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में स्टैनली की 100वीं जयंती मनाई गई। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके ऑप्शंस हैं ए मार्शल आर्ट, बी चीनी साहित्य, सी कॉमिक बुक अथवा ऑप्शन डी बौद्ध भिक्षु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये कॉमिक बुक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्टैनली ने 1960 के दशक में कॉमिक बुक की दुनिया में क्रांति ला दी थी, जो आज भी काफी प्रासंगिक हैं। मार्वल कॉमिक्स में एक्समैन, आयरन मैन और हल्क जैसे कई लोकप्रिय पात्रों के निर्माण में ली का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हें अपने नायकों के मानवीकरण
और ब्लैक पैंथर जैसे पात्रों के माध्यम से नस्लवाद पर बहस के लिए जाना जाता है। ली का निधन साल 2018 में 95 वर्ष की आयु में हो गया था। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। ई स्पोर्ट्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारत सरकार ने इसे आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है। दूसरा, खेल के रूप में ई स्पोर्ट की मान्यता देने वाला भारत पहला देश है। तीसरा, खेल प्रदर्शनी के रूप में साल 2018 में इसे जकार्ता एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। और चौथा, जून 2023 में पहला ई स्पोर्ट्स सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। आपके विकल्प हैं, ये सभी सही हैं चारों स्टेटमेंट। बी, केवल 1, 3 और 4 सही हैं। सी, केवल 1, 2 और 3 सही हैं। अथवा ऑप्शन डी, सभी गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा ई स्पोर्ट्स को प्रमुख खेल भाव में शामिल किया गया है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 77(3) में बदलाव भी किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत खेल विभाग द्वारा ई स्पोर्ट्स का ध्यान रखा जाएगा, जबकि ऑनलाइन गेमिंग की देखरेख इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की जाएगी। ई स्पोर्ट्स को एक खेल के रूप में मान्यता देने वाले पहले देश दक्षिण कोरिया के साथ चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। अब तक अमेरिका, फिनलैंड, जर्मनी, रूस, इटली, डेनमार्क, नेपाल और यूक्रेन ने ई स्पोर्ट्स को एक खेल के रूप में स्वीकार कर लिया है।